अगर आप रीट सन 2021 उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो में हम लोग रीट में पूछे गए कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको देंगे जो कि आपको इम्तिहान में काफ़ी मददगार साबित होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो कि आपसे रीट में पूछा जा चुका है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो याद रखिए उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने क्या हैं, लश्कर के हैं। आपसे पूछ भी सकता है कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है तो इसके माने क्या हैं, लश्कर के हैं। उर्दू का पुराना नाम रेख्ता भी है, इसको हिंदवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1880 में एक किताब लिखी जिसका नाम था आब हयात। उसमें उन्होंने ये बताया कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, यानी कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक़ बहुत सारे नज़रियात हैं, जैसे ये नज़रिया आपने देख लिया। इसके अलावा महमूद शिरानी का नज़रिया ये है कि उर्दू सरज़मीन पंजाब पर पैदा हुई, सरज़मीन सिंध में उर्दू की पैदाइश हुई। ये नज़रिया सुलेमान नदवी का है। नसीरुद्दीन हाशमी कह रहे हैं कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। और मसूद हुसैन ख़ां का नज़रिया ये है कि दिल्ली और गिरदो निवाह में उर्दू की जाए पैदाइश है। तो उर्दू के आगाज़ व इर्तिका और पैदाइश से मुताल्लिक़ सारे नज़रियात मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर लिखे जाने वाले मरसिये को हम लोग क्या कहते हैं, करबलाई मरसिया कहते हैं। मरसिया क्या होता है, लफ्ज़ रिसा से बना है जिसके माने हैं रोना, मातम करना, गिरिया करना। वैसे तो किसी की मौत पर इजहार गम करते हुए जब कोई कलाम लिखा जाता है तो वो मरसिया कहलाता है, लेकिन आजकल जो मरसिया है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब से मखसूस हो गया है, यानी कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर लिखा जाता है उसको हम लोग करबलाई मरसिया कहते हैं। और किसी दूसरे आदमी की मौत पर जो मरसिया लिखा जाता है उसको हम लोग शख्सी मरसिया कहते हैं। जैसे दाग का मरसिया, गालिब का मरसिया, दाग की मौत पर, गालिब की मौत पर जो मरसिया लिखे गए उसको हम लोग शख्सी मरसिया कहेंगे। नाविल किस ज़बान के लफ्ज़ नवीला से बना है, तो नवीला के माने हैं नया के। ये अतालवी ज़बान के नवीला लफ्ज़ से बना है नाविल, जिसके माने क्या हैं, नया। अगला सवाल यह कि गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मक्ता कहते हैं। तखल्लुस जानते क्या होता है, एक कलमी नाम होता है। शायर गज़ल के एक शेर में आमतौर से आखिरी शेर में अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है। जैसे मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, तो यहाँ पे जो मीर है ये क्या है, तखल्लुस है। और जिस शेर में ये तखल्लुस इस्तेमाल हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। गज़ल के पहले मिसरे को जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है उसको क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। मतला वो होता है जो गज़ल का पहला मिसरा हो और हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो। हुस्ने मतला क्या होता है, तो हुस्ने मतला जो होता है वो गज़ल का दूसरा मतला होता है, यानी कि अगर गज़ल में पहले मतले के बाद एक और मतला, यानी कि दूसरा शेर जो गज़ल का है वो हुस्ने मतला कहलाता है, जो कि हम काफ़िया और हम रदीफ़ भी होगा। बैतुल गज़ल किसे कहते हैं, बैतुल गज़ल जो होता है ना वो गज़ल का सबसे अच्छा शेर होता है। जैसे मोमिन की गज़ल का एक शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो ये शेर पूरी उनकी गज़ल का बैतुल गज़ल है, सबसे अच्छा शेर है।
चलिए आगे बढ़ें और अगले सवाल पे चलते हैं। कौसैन की अलामत क्या है? रमूज़ व औकाफ से मुतल्लिक रीट में सवाल पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं हर जगह से मैंने एक एक सवाल उठाए हैं और सभी से मुतल्लिक अहम अहम एक्सप्लेनेशन आपको कर रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपको फ़ायदा हो। कौसैन की अलामत जो है ये ब्रैकेट को कौसैन कहते हैं, ठीक है। अब उर्दू की कुछ अहम अलामतें मैं आपको दिखा दूँ जो कि आपको काफ़ी मददगार होंगी। जैसे कि ख़त्मा या कामिल वक्फ़ा जो होता है उसको हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं, उसकी ये अलामत है। यानी कि जब कोई भी जुमला ख़त्म हो जाता है तो उसके आगे ऐसे लिख देते हैं ना, खास देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कामिल वक्फ़ा या ख़त्मा। सख्ता क्या होता है? इसको हम लोग कॉमा कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कॉमा है, ठीक है। नीम वक्फ़ा सेमी कॉलन क्या होता है? तो ये कॉमा आपने बनाया और इसके नीचे एक और नुक्ता दे दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेमी कॉलम यानी कि नीम वक्फ़ा हो जाएगा। राबता या तफसीरिया, इस तरह से कोई भी चीज़ जैसे लिखते हैं मिन दर्जा झेल है, तो यहाँ पे इस तरह से तफसीलिया, जब हम कोई भी चीज़ को तफसील से बयान करते हैं तो उससे पहले इस तरह से दो नुक्ते बना देते हैं, तो इसको हम लोग तफसीरिया कहते हैं। उसके बाद तफसीलिया क्या होता है? इसी दो नुक्ते के आगे अगर आप इस तरह से खींच दें तो ये तफसीलिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस्तिफ़हामिया तो जानते ही हैं, क्वेश्चन मार्क इस तरह से, और फजाइया, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इस तरह से फजाइया इसको कहते हैं। क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया। वावैन क्या होता है? इन्वर्टेड कामा को वावैन कहते हैं। इस तरह से कोई भी किसी भी आदमी का कॉल अगर बीच में है, दोनों तरफ से कामा से घिरा हुआ है, तो उसको वावैन कहेंगे, यानी कि इन्वर्टेड कामा। अब ख़त क्या होता है? इस तरह से लंबा खींच देते हैं तो ये ख़त हो जाता है। मुतवासिता क्या होता है? ये बराबर होता है। साइन ऑफ इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं, बराबर का जो निशान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको मुतवासिता कहते हैं। तो उर्दू के सभी रमूज़ व औकाफ आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यह है कि ज़ैद ने अरबी घोड़ा ख़रीदा। इसमें ये जो अरबी घोड़ा है ये कौन सी सिफत की मिसाल है? तो अरबी घोड़ा की सिफत क्या है? कि वो अरबी है, तो ये निस्बती है, सिफत निस्बती। किसी जगह की वजह से अगर किसी चीज़ से निस्बत हो जाए और उससे पहले कोई सिफत लगे तो उसको सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे कश्मीरी साल, हिंदुस्तानी क्रिकेटर, तो कश्मीरी हिंदुस्तानी, राजस्थानी शहर, राजस्थानी मदरसा, राजस्थानी भर्ती। तो यहाँ पे राजस्थान जो है भर्ती राजस्थान की यानी राजस्थान से निस्बत है, तो इसको सिफत निस्बती कहते हैं। शेर में किसी मजहबी किस्सा या तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा हो तो क्या होता है? सनत तलमी होती है। तलमी यानी कि सनअत से भी एक सवाल पूछा जाता है। आप सनत तलमी क्या होती है समझ लीजिए। मजहबी किस्सा या तारीख़ी वाक़या, एक शेर सुनिए कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसमें आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो मजहबी किस्सा है ना, तो इसमें सनत तलमी हो गई। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इसमें भी नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी सनत तलमी हो गई। और भी सनतें हैं उर्दू में जिससे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे सनत मुबालगा से सवाल पूछा जाता है। तो बढ़ा चढ़ा के जब कहा जाए तो वो होता है मुबालगा, कि रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए है पानी कमर कमर। तो यहाँ पे चौथे फलक तक पानी नहीं जा सकता, ये मुबालगा है बढ़ा चढ़ा के। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना, ज़मीन पर गिरता था, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। तो यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, इस शेर में भी
आपकी सिनत मुबालगा है। अब सिनत तशबीह क्या होती है? जब किसी एक कॉमन क्वालिटी, दो चीज़ों की कॉमन क्वालिटी की वजह से एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी चीज़ से किया जाता है तो उसको हम लोग सिनत तशबीह कहते हैं। जैसे में आप मीर का बहुत मशहूर शेर है कि नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में सिनत तशबीह है। तजाहिल आरफाना एक सिनत होती है। ये क्या होती है? जानबूझ के अनजान बनना। ठीक है, शायर को पता होगा बात लेकिन फिर भी वो शायरी करते हुए अनजान बना रहेगा। जैसे कौन आया है पे अयादत दिल, दर्द सीने में जैसे कम कम है। शायर को पता है कि भाई उसका महबूब उससे मिलने आया, फिर भी पूछ रहा है कौन आया है। तो ये जो सिनत है तजाहिल आरफाना है। आई बात समझ में? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इस शेर में भी महबूब की याद आ रही है इसीलिए नींद नहीं आ रही है। शायर को पता है फिर भी वो कह रहा है कि नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो ये सिनत तजाहिल आरफाना। एक है सिनत हुस्न तालील। इससे भी सवाल पूछा जाता है। सिनत हुस्न तालील क्या होता है? किसी चीज़ की इल्लत, असल इल्लत के अलावा कोई और इल्लत बयान की जाए। किसी चीज़ के होने को असल इल्लत के अलावा कोई दूसरी इल्लत बयान की जाए। जैसे एक शेर है ना कि प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में सिनत हुस्न तालील है। तो हुस्न तालील और दीगर जो सिनतें मैंने आपको वर्बली बताई, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। जिस इसम से किसी मखसूस शख्स या किसी मखसूस जगह का नाम ज़ाहिर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसमें ख़ास या इसमें मारिफा कहते हैं। ठीक है, इसमें मारिफा। अब इसम की कुछ किस्में भी होती हैं। जैसे कि खिताब क्या होता है? जो बादशाह की तरफ से या सरकार की तरफ से दिया जाए। जैसे भारत रत्न, मुल्कुश शोरा, ये खिताब हो गया। कुन्नियत क्या होती है? कुन्नियत होती है जो बेटे की वजह से या बाप की वजह से मशहूर है। जैसे अबुल हसन, ठीक है, अबू तालिब। ठीक है, तो ये क्या है? कुन्नियत है। उसके बाद तखल्लुस कलमी नाम होता है जो शायर इस्तेमाल करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसम की किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है जो कि है ये कि तदरीस की वर्धा स्कीम के रूहे रवां। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन किसने चलाई थी? महात्मा गांधी ने। कब? 1939 में चलाई थी वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। इसको बेसिक स्कीम और बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन और बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू में कुछ जो स्कीम्स हैं टीचिंग की वो पूछी जा सकती हैं। जैसे कि आपका फ्रॉबेल ने जो किंडरगार्टन विधि दी वो पूछी जा सकती है। मैडम मारिया मॉन्टेसरी की मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, उसके अलावा आपकी और भी बहुत किलपैट्रिक ने जो खोज या अनुसंधान विधि दी थी वो पूछी जा सकती है। चलिए, तलबा को नई मालूमात हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा करना क्या कहलाता है? तमहीद। हमें ताजमहल के बारे में पढ़ाना है तो बच्चों से पहले पूछे कि बच्चों अगर गए हो ताजमहल का भी फ़ोटो में देखा है, यानी ज़हनी तौर पर आमादा करें तो हम क्या कर रहे हैं? तमहीद बांध रहे हैं। इंट्रोडक्शन इसको कहते हैं, हिंदी में प्रस्तावना कहा जाता है। चलिए आखिरी सवाल है, मिन दर्जा झेल में से तदरीस का मुअस्सिर तरीका कौन सा है? 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है आपको कमेंट करके बताना है।